हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट के क्वेश्चन पेपर जो दिसंबर जनवरी 2021-2022 के ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे सीबीएसई के द्वारा। उनके हम ऑनलाइन एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में पहली बार आए हैं या विजिट किया है तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी एजुकेशन वीडियोस के अपडेट टाइम से मिल सकें। वीडियो सेशन को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को जो सीटेट एग्ज़ाम और टीचर रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम वीडियो में डिस्कशन करेंगे सीडीपी के 30 क्वेश्चन जो सीटेट ऑनलाइन एग्ज़ाम 2021-2022 में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग 1 जनवरी 2022 के पेपर 1 को सॉल्व करेंगे। 1 जनवरी 2022 के पेपर 1 को सॉल्व करेंगे और पेपर 1 में सीडीपी सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, डिटेल में समझेंगे। चलिए वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी और आज हम लोग वीडियो में 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सीडीपी के और डिटेल में समझेंगे। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल सजेस्टेड दैट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स डेवलप एट डिफरेंट रेट्स एट आ वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों में विकसित होते हैं। आपके ऑप्शन है विकास एक आयामी होता है, विकास एक दिशाई होता है, विकास एक असतत प्रक्रिया है, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विकास की दिशा अधोगामी है एवं शीर्षगामी है। यानी कि जो आपका डेवलपमेंट होगा प्रॉक्सिमोडिस्टल के फॉर्म में होगा और सिफेलोकॉर्डल की डायरेक्शन में होता है आपका विकास यानी कि डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। देखिए, जो विकास से तात्पर्य है व्यक्ति में गुणात्मक परिवर्तन से है। इसमें वे प्रक्रियाएं शामिल हैं जो आनुवांशिक रूप से क्रमादेशित है और साथ ही वे पर्यावरण से प्रभावित है। विकास सभी पहलुओं जैसे शारीरिक, संज्ञानात्मक, भाषा, सामाजिक, भावनात्मक और अन्य में होता है। विकास कुछ सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होते हैं जो सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं। जो आपकी विकास की दिशा है अधोगामी एवं शीर्षगामी होती है। जो आपके विकास के अनुक्रमिक रूप को दो दिशाओं में देखा जा सकता है। जो आपका शीर्षगामी अनुक्रम है, इसका अर्थ है कि विकास शरीर में सिर से पैर की दिशा में होता है, अर्थात व्यक्ति सिर के क्षेत्र से नीचे की ओर बढ़ने लगता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि बच्चा अपने सिर पर नियंत्रण हासिल करता है, फिर वह वस्तुओं को संभालने लगता है। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा कथन सही है। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, समझना है और सही ऑप्शन पर टिक करना है और उसका चुनाव करना है कि कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, देखिए, जो आपका विकास है, विकास व्यक्ति में गुणात्मक परिवर्तनों को दर्शाता है। इसे व्यवस्थित सुसंगत परिवर्तनों की एक प्रगतिशील श्रृंखला के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। प्रगतिशील शब्द दर्शाता है कि परिवर्तन आगे बढ़ते हैं। व्यवस्थित और सुसंगत या मानते हैं कि होने वाले परिवर्तनों और उनके पहले या बाद में होने वाले परिवर्तनों के बीच एक निश्चित संबंध होता है। जो आपके बच्चों का विकास है, बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ है बाल विकास की प्रक्रिया में संस्कृति और सामाजिक संपर्क की भूमिका पर जोर देता है। यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि एक बच्चे की सोच शून्य में विकसित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित होती है जिसमें वह बड़ा होता है। ठीक,
चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, द प्रोसेस ऑफ प्री डिटरमाइंड अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशंस इज कॉल्ड। यानी कि अनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। आपके ऑप्शन दिए गए, अनुकूलन, अधिगम, सामाजिकरण और परिपक्वता। तो ऑप्शन नंबर थर्ड का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, परिपक्वता, यानी कि मेच्योरेशन। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका सही होगा। देखिए, जो बच्चे की देखभाल में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मानव वृद्धि और विकास की समझ होना महत्वपूर्ण है। ज्ञान यह निर्धारित करने में मदद करता है कि बच्चा स्वस्थ है, मानसिक रूप से सतर्क है और पर्यावरण के साथ साथ अच्छी तरह से समायोजित है। प्रकृति किसी के आनुवंशिक श्रृंगार को संदर्भित करती है। यह उन लक्षणों, क्षमताओं और योग्यताओं का संदर्भित करता है जो किसी के माता पिता से विरासत में मिलती है। यह किसी भी कारक को शामिल करती है जो आनुवंशिक जानकारी के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण द्वारा उत्पन्न होते हैं। इस प्रक्रिया को परिपक्वता के रूप में जाना जाता है। इसे अवसर परिपक्व होने के पाठ्यक्रम में रूप में या परिपक्व जैविक अवस्था, जो कि जैव प्रणाली के साथ बदलता रहता है, चाहे वह अंत स्त्रावी हो, प्रजनन हो, कंकाल हो, पाचन हो या प्रतिरक्षा विज्ञानी हो, के रूप में परिभाषित किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, डैश इज अ प्राइमरी एंड डैश इज अ सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। डैश सामाजिकरण का प्राथमिक और डैश का सामाजिकरण का द्वितीयक कारक क्या है? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, परिवार विद्यालय, मीडिया परिवार विद्यालय मीडिया, मीडिया और पास पड़ोस। पास पड़ोस यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे होगा आस पड़ोस। ठीक है, आस पड़ोस। ये आपका यहाँ पे मिस प्रिंट है, क्या होगा? आस पड़ोस। यहाँ पे सीबीएसई ने गलती किया है क्वेश्चन, इसके ऑप्शंस में, क्वेश्चन के। तो यहाँ पे पास पड़ोस नहीं होगा, यहाँ पे होगा आस पड़ोस। ठीक, देखिए, जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, परिवार और विद्यालय। देखिए, जो विद्यालय है सामाजिकरण का प्राथमिक और जो विद्यालय है आपका सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है। चलिए फ्रेंड्स, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो आपका सामाजिकरण है, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समुदाय अपने सदस्यों को सामाजिक रूप से स्वीकार होने के लिए समाज के मानदंडों और मूल्यों के बारे में शिक्षित करते हैं। जो आपका सामाजिकरण है, सामाजिकरण के दो प्रकार हैं। पहला है आपका प्राथमिक समाजीकरण और दूसरा है आपका द्वितीयक समाजीकरण। जो आपका प्राथमिक समाजीकरण है, यह सहसावस्था और बाल अवस्था के दौरान होता है। यह परिवार के माध्यम से सामाजिकरण किया जाता है। लेकिन जो आपका द्वितीयक समाजीकरण है, ये किसके द्वारा किया जाता है? विद्यालय के द्वारा। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव है आपका, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहल्सबर्ग, व्हाट इज द प्राइमरी बेसिस ऑफ 7 to 8 years ओल्ड चिल्ड्रंस मॉरल डिसीजन। यानी कि लॉरेंस कोहल्सबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय निर्णय लेने का आधार क्या है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझना है और सही ऑप्शन पर टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर फाइव का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दंड और आज्ञा पालन। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। देखिए, जो आपके अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को इंट्रोड्यूस किया था। कोहलबर्ग का सिद्धांत बताता है कि नैतिक विकास 3 स्तरों में होता है। प्रत्येक स्तर के 2 चरण होते हैं। पूर्व पारंपरिक स्तर, जो आपका पहला चरण है जिसमें सजा, आज्ञाकारिता और अभिविन्यास। दूसरा चरण है स्वार्थ और अभिविन्यास। जो आपका पूर्व पारंपरिक है या 9 वर्ष से कम उम्र के छोटे बच्चों के लिए चरण चरण है। पूर्व पारंपरिक स्तर पर बच्चे अपने आसपास के लोगों से सही और गलत सीखते हैं। उनका आचरण बाहरी कारकों जैसे प्राधिकरण के आंकड़ों या पुरस्कार और दंड द्वारा अनुमोदित है। आज स्वीकृति द्वारा निर्धारित किया जाता है कि इस प्रकार एक बच्चे का व्यवहार आज्ञाकारिता और दंड की ओर बढ़ता है। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, सेरिएशन इन जीन पियाजेस थ्योरी रिफर्स टू। यानी कि जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं
और आपको क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ना है और समझना है और सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। देखिए जो आपकी संज्ञानात्मक विकास है, जो संज्ञानात्मक विकास में संज्ञानात्मक प्रक्रिया जैसे जानना, सोचना, याद रखना, पहचानना, श्रेणीबद्ध करना, कल्पना करना, तर्क करना और निर्णय लेना आदि शामिल है। पियाजे के अनुसार दुनिया के बारे में बच्चों की समझ का विस्तार होता है क्योंकि वे नए विचारों और चुनौतियों का अनुभव करते हैं। बच्चे अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। बच्चों के परिपक्व होने पर संज्ञानात्मक विकास आगे बढ़ता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 चरणों में विभाजित किया है। पहला है आपका संवेदीगामक अवस्था, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष के बीच होता है। दूसरा अवस्था है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष के बीच होती है। थर्ड है आपका मूर्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 वर्ष से 11 वर्ष के बीच होता है। और आपका चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष से लेकर और अधिक वर्षों तक चलती रहती है। ठीक। जो आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, तीसरा चरण है, जो 7 साल की उम्र से शुरू होता है, 11 साल तक जारी रहता है। इस अवस्था में बच्चे संरक्षण, उद्गमशीलता आदि सीखते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, नसीमा a 5-year-old incertain that rolling out a ball of clay into snake creates more clay. According to Jean Piaget, what is the reason? What is the reasoning behind her thinking? तो दिया गया है आपका 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। तो जीन प्याजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? आपके ऑप्शन है जीववाद, केंद्रीयता, परिकल्पित, निगमनात्मक और संक्रमण परिणाम निकलना। तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, केंद्रीयता। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए जो आपका संज्ञानात्मक विकास है, संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य है कि बच्चों के सीखने और सूचनाओं को संशोधित करने के तरीकों से है। इसमें ध्यान धारणा, भाषा, सोच, स्मृति और तर्क में सुधार शामिल है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार हमारे विचार और तर्क अनुकूलन को हिस्सा है। संज्ञानात्मक विकास चरणों के एक निश्चित क्रम का एक अनुसरण करता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाओं का वर्णन किया है। ठीक। जो आपका केंद्रीकरण है इस अवस्था में बच्चों को विचारों की अपरिवर्तनीयता, संरक्षण की अवधारणा के साथ समस्याओं का सामना करना पड़ता है और केंद्रीकरण के विचार के साथ संघर्ष करना पड़ता है। जो आपका केंद्रिता है या केंद्रीकरण है, इस अवस्था में होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो लगभग 2 से 6 या 7 साल की उम्र तक रहती है। इस अवस्था में बच्चा यह मान लेता है कि अन्य लोग भी ठीक उसी तरह महसूस करते, देखते हैं और सुनते हैं जैसे बच्चा करता है। ठीक। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, लैन लैन नहीं होगा, यहाँ पे होगा लैव वेगोट्स्की, LEV, लैव वेगोट्स्की। लैव वेगोट्स्की offered a theory of cognitive development along the principle of। लैव वेगोट्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत डैश पर आधारित है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, सामाजिक संरचना, व्यवहारवाद, मनोविश्लेषण और सार्वभौमिता। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर हो जाएगा सामाजिक संरचना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक। देखिए जो आपका सामाजिक संरचना है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक रचनावाद क्या है। देखिए जो 1968 में लेव वेगोट्स्की द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था कि एक अधिगम का सिद्धांत कहता है कि भाषा और संस्कृति वे ढांचे हैं जिनके माध्यम से मनुष्य मनुष्य वास्तविकता का अनुभव करते हैं, संचार करते हैं और समझ विकसित करते हैं। वह सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से अधिगम और ज्ञान के निर्माण के सामाजिक संदर्भों पर जोर देते हैं। वेगोट्स्की मानते हैं कि अधिगम हमेशा
होता है और इसे सामाजिक संदर्भ में अलग नहीं किया जा सकता। सामाजिक संरचना, जो आपकी सामाजिक संरचनावाद है, तो जो आपका सामाजिक संरचनावाद वास्तविकता की व्यक्तिगत को साझा करता है और व्याख्याओं को विकसित करने में संस्कृति और संस्कृति की भूमिका पर जोर देते हैं। यह काफी हद तक पियाजे, vygotsky, ब्रूनर और बंडूरा के काम से विकसित हुआ है। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म यूज्ड बाय द लैंड, नहीं यहाँ पे होगा लेव vygotsky, ठीक, LEV, यहाँ पे मिसप्रिंट है तो आप ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका लेव vygotsky टू डिस्क्राइब चाइल्ड एक्ट ऑफ स्पीकिंग टू हर सेल्फ। लेव vygotsky ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? आपके ऑप्शन है निजी संवाद, उच्च स्वर में वार्ता, पाठ, स्वयं केंद्रीयवाद। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, निजी संवाद, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि प्राइवेट स्पीच। देखिए जो आपका निजी संवाद है, निजी संवाद लेव vygotsky ने के द्वारा दिया गया। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, एक सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो आपका संज्ञानात्मक विकास है, संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक सहभागिता की भूमिका पर जोर देता है। लेव vygotsky ने इस बात पर जोर दिया है कि वाणी का अधिग्रहण संज्ञानात्मक विकास में प्रमुख गतिविधि है। vygotsky के इस सिद्धांत में सुनिश्चित है कि निजी संवाद की आवश्यकता और अवधारणा भाषण का वह प्रकार है जो बिना किसी संचारी क्रिया के स्वयं के लिए निर्देशित करता है। जो आपका निजी संवाद है, यह छोटे बच्चों द्वारा उत्पादित भाषण को संदर्भित करता है जो या तो स्वयं या दूसरों को संबोधित किया करते हैं या प्रतीत होते हैं, जिसकी कभी कभी आसानी से एक श्रोता द्वारा कल्पना नहीं की जा सकती है। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, यानी कि एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ना है और समझना है और सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सहयोगिता पूर्ण अधिगम, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो 10 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सहयोगिता पूर्ण अधिगम। देखिए जो आपकी प्रगतिशील शिक्षा है, जॉन डीवी एक अमेरिकी दार्शनिक थे। उन्होंने क्या बताया था कि एक प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा का प्रस्ताव दिया था। रूढ़िवादी शिक्षा जो इस बात पर जोर देती है कि शिक्षण केवल करके सीखना दृष्टिकोण से होता है, इसलिए छात्रों को अपने वातावरण के साथ अनुकूलन और सीखने के लिए अंत क्रिया करनी चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा विषय वस्तु और अनुभव से जुड़कर शिक्षार्थियों के कौशल और समझ को बढ़ाने पर जोर देता है। एक सहयोगात्मक अधिगम पर जोर देता है जो एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, अ चाइल्ड हैज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन एंड डिजायर्स ऑफ अदर, द चाइल्ड हैज। एक बच्चे में दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता या बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन को पढ़ के बताना है और समझना है कि कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 के लिए सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अंतरा व्यक्तित्व बुद्धि, ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। देखिए जो आपकी जो बुद्धि दी गई है, एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबौद्धिकता के सिद्धांत को प्रस्तावित किया था, यानी इंट्रोड्यूस किया था। अपनी पुस्तक में उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें फेमस फेमस ऑफ माइंड्स में उन्होंने बताया कि उन्हें विश्वास नहीं था कि संज्ञान का एक रूप जो सभी मानवीय सोच को छोटा बनाता है। शायद बौद्धिकता क्षमताओं के साथ कई बौद्धिकता होती हैं, इसलिए बुद्धि को हर एक इकाई के रूप में नहीं देखा जा सकता है। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज प्रपोज्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन को रीड करना है ध्यान पूर्वक और समझना है, तब आपको उसका उत्तर देना है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए? 12 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। देखिए फ्रेंड्स, जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। इसका उद्देश्य हमारे देश की कई बढ़ती विकासात्मक अनिवार्यताओं को संबोधित करता है। यह नीति 21वीं सदी की शिक्षा के आकांक्षात्मक लक्ष्यों के अनुरूप एक नए प्रोसेस बनाने के लिए इसके विनियमन और शासन सहित शैक्षिक संरचना के सभी पहलुओं के संशोधन और सुधार का प्रस्ताव करती है, और जो शिक्षकों को उन छात्रों के साथ द्विभाषी दृष्टिकोण का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जिनमें द्विभाषी शिक्षण अधिगम सामग्री शामिल है, जिनकी घरेलू भाषा शिक्षा के माध्यम से भिन्न हो सकती है। प्रारंभिक चरण से शुरू होकर लेकिन मातृभाषा पर विशेष जोर देने के साथ बच्चों को विभिन्न भाषाओं में अवगत कराया जाएगा, क्योंकि बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, जेंडर रोल्स आर, जेंडर भूमिकाएं डैश है। तो आपके ऑप्शन दिए गए, अधिग्रहित व्यवहार, जन्मजात व्यवहार, जैविक संरचनाएं और आनुवांशिक निर्धारित। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अधिग्रहित व्यवहार, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, जो आपका जेंडर है, दैनिक जीवन में लैंगिक या जेंडर शब्द आमतौर पर घरों, समुदायों, बाजारों और राज्य संसाधनों में लिंग संबंधों, पुरुषों और महिलाओं के बीच संबंध को संदर्भित करता है, यानी इंट्रोड्यूस करता है। यह अक्सर जीन संबंधी अंतर और विशिष्ट प्राथमिक लिंग विशेषताओं के अनुसार पुरुषों और महिलाओं का जिक्र करते हुए लिंग के पर्याय के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक लैंगिक भूमिका सामाजिक मानदंडों का एक समूह है जो उन व्यवहारों के प्रकारों को निर्धारित करती है जिनमें आमतौर पर लोगों के लिए उनके वास्तविक या कथित लिंग या लैंगिकता के आधार पर स्वीकार्य, उपयुक्त या वांछनीय है। ये माना जाता है क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज द्वारा एक विशिष्ट लिंग समूह के रूप में भूमिकाओं का निर्माण किया जाता है। ये अधिग्रहित व्यवहार है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। The primary goals of continuous and comprehensive evaluation is, यानी कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है। आपके ऑप्शन दिए गए और आपको क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ना है और समझना है और सही ऑप्शन पर टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसको अनुसार रूपांतरित करना, ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए, जो आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन है, जिसे आमतौर पर सीसीई के रूप में जाना जाता है, विचार प्रक्रिया पर जोर देता है और रट सीसीई के रूप में जाना जाता है, विचार प्रक्रिया पर जोर देता है और रट के सीखने को हतोत्साहित करता है, क्योंकि सीसीई में छात्रों के विकास के सभी पहलू शामिल हैं। यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम के साथ 2009 में सीबीएसई द्वारा मूल्यांकन की विद्यालय आधारित प्रोसेस के रूप में शुरू की गई थी। शिक्षा अधिगम की प्रक्रिया में नवीनतम विकास है। सतत और व्यापक मूल्यांकन का प्राथमिक लक्ष्य है कि बच्चों की समझ का आकलन करना और छात्रों के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र को इसको अनुसार रूपांतरित करना, पाठ्यक्रम को तदनुसार संशोधित कर सकें। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, बिफोर डिसाइडिंग एंड assessment method for her class, what all should the teacher keep in mind? अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर ध्यान या विचार करना चाहिए? आपके ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। तो इसमें आपका
मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग करना कौन करेगा? बिल्कुल सही। विशिष्ट छात्रों के अधिगम चक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका है। बिल्कुल सही। कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगा? बिल्कुल सही। कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में मदद करेगी? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपका सही है। और इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए, जो आपका मूल्यांकन है, मूल्यांकन मूल रूप से एक शिक्षक द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि शिक्षण और अधिगम के कार्य के माध्यम से किसी दिए गए अधिगम के कार्य के लिए तैयार किए गए शिक्षण अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? कौन सा तरीका शिक्षक को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगा? ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, इंक्लूसिव एजुकेशन इम्प्लाइज दैट, यानी कि समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। ऑप्शन नंबर 4। ठीक, देखिए, समावेशी शिक्षा का अर्थ है स्कूल में सभी बच्चों, सामान्य और विशिष्ट छात्र के लिए शिक्षा, क्योंकि यह शिक्षा बच्चों को एजुकेशन सिस्टम में शामिल करने के लिए संदर्भित है, भले ही उनमें भिन्नताएं और अक्षमताएं हों। सभी बच्चों को उनकी क्षमताओं के बावजूद गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा प्रदान की जाए। यह एक नियमित कक्षा में माहौल में सामान्य बच्चों के साथ अक्षम बच्चों को शामिल करने का प्रावधान प्रदान करती है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका एजर्सन रीजन दिया गया है। ठीक, एजर्सन रीजन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? चाहे आप देखिए आपके सीडीपी पार्ट में, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट में, अगर आपका एजर्सन रीजन दिया है, चाहे ईवीएस में दिया हो, चाहे मैथ्स में दिया हो, चाहे साइंस में दिया हो, या हिंदी में दिया हो, या इंग्लिश में दिया हो होगा, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उन सब्जेक्ट का सारा कंसेप्ट क्लियर करना है, तभी आप एजर्सन और रीजन कर सकोगे। ठीक है, और इसको सॉल्व कैसे हम लोग करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। मान लीजिए अगर आपका एजर्सन रीजन दोनों ही सही है और आपका सही व्याख्या करना है रीजन एजर्सन की, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगर एजर्सन रीजन दोनों ही सही है और आपका जो रीजन है सही व्याख्या नहीं करता है एजर्सन की, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा आपका। और अगर आपका एजर्सन सही है लेकिन रीजन फॉल्स है, यानी रीजन गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। और अगर एजर्सन और रीजन दोनों ही गलत है, तो आपका ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। चलिए आइए पढ़ते हैं और क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसका आंसर निकालेंगे। ठीक, while teaching, a teacher should use a variety of way to represent the context of teaching. Teacher need to adapt their pedagogy to suit the diverse need of learners. यानी कि पढ़ते समय एक शिक्षिका को पाठ्यक्रम को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। बिल्कुल अपनाने चाहिए। शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूलन बनाना चाहिए। बिल्कुल सही है। और जो आपका रीजन है सही व्याख्या करता है एजर्सन की, तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, देखिए, जो आपका शिक्षण है, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान, कौशल और सूचना की इस तरह से प्रसारण शामिल है जिसका उपयोग शिक्षार्थी कार्यों का पूरा करने के लिए कर सकता है, सोचने और समस्याओं को हल करने में। और एक शिक्षक को शिक्षण के संदर्भ का प्रतिनिधित्व करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करना चाहिए। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, अ चाइल्ड इज फेसिंग रेगुलर डिफिकल्टी इन राइटिंग, सी आल्सो एक्सपीरियंसेस अ चैलेंजिंग इन द फॉर्मेशन of alphabet and spacing of words. These characteristics hint toward which of the following learning disability. एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है। उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है।
और यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका आंसर हो जाएगा आलेख वैकल्य। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक, यानी कि डिस्ग्राफिया। क्या होगा? डिस्ग्राफिया। DISGRAPHI और ए, डिस्ग्राफिया। ठीक, डिस्ग्राफिया को हिंदी में हम क्या कहते हैं? आलेख वैकल्य। देखिए, जो आपकी अधिगम अक्षमता है तांत्रिक संबंधी विकार को संदर्भित करती है, जो संज्ञानात्मक हानि का कारण बनती है। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया आदि सबसे असामान्य अधिगम अक्षमताएं हैं। उपयुक्त विशेषताएं डिस्ग्राफिया की हैं और इशारा करती हैं जो अधिगम अक्षमता को संदर्भित करती हैं, जो शिक्षार्थियों की सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को प्रभावित करती हैं, या कागज पर अक्षरों, संख्याओं या शब्दों को व्यवस्थित करने में बाधा डालती हैं, खराब वर्तनी, खराब लिखावट आदि की समस्या पैदा करती हैं। बच्चों को अपने विचारों को अच्छी तरह से संरचित रूप में लिखने और एक ही समय में सोचने और लिखने में कठिनाई होती है, और अक्षरों के निर्माण शब्दों के अंतर में एक चुनौती का अनुभव होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। टू केटर टू द इंडिविजुअल डिफरेंसेस एमंग द स्टूडेंट अ टीचर शुड, यानी कि विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? आपके ऑप्शंस दिए गए और आपको बताना है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें और सही ऑप्शन पर टिक करें। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक, देखिए, जो आपका व्यक्तिगत भिन्नता शब्द है, जो आपका व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उस पर भिन्नता को संदर्भित करता है, जो मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के आधार पर एक एक व्यक्ति को दूसरे से अलग करती है। विकास के सभी क्षेत्रों जैसे शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक आदि में व्यक्तिगत भिन्नता देखी जा सकती है। अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को विभिन्न शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इसमें निम्न में से मदद मिलेगी उनकी क्षमता स्तर की उपयुक्त प्रासंगिक क्षमता का चयन करने में, उन्हें अलग अलग कौशल समझाने के लिए विभिन्न प्रकार के संकेतों का संयोजन करने में। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी, यानी कि निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। अपसारी चिंतन, आवेगशीलता, सोच में केंद्रीकरण और अभिसारी चिंतन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अपसारी चिंतन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, देखिए, जो आपका सृजनात्मकता वह घटना है जिससे कल्पनाशील और मूल विचार वास्तविकता में बदल जाते हैं, या उन लोगों के पास उपलब्ध क्षमता है जो लोग रचनात्मक, दृढ़ और कल्पनाशील होते हैं। सृजनात्मकता और संज्ञानात्मक क्षमता जो एक नए परिप्रेक्ष्य की पेशकश करके कुछ मूल उत्पन्न करती है, या एक मौलिक उत्पाद के रूप में मानव मन को समझने, व्यक्त करने और सराहना करने की क्षमता है। जो आपका अपसारी चिंतन है, जो सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण है, क्योंकि यह कई संभावित समाधानों की खोज करके किसी समस्या को हल करने का एक तरीका है। यह इस विचार पर जोर देता है कि किसी भी समस्या के लिए असीम दृष्टिकोण होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका। यंग चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज एंड मेक मीनिंग ट्रू, यानी कि छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? आपके ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सक्रिय अन्वेषण द्वारा बिल्कुल सही, खेल द्वारा, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा बिल्कुल सही, सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागिता द्वारा। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट सही हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा, थर्ड सही हो जाएगा और फोर्थ सही हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया गया है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका सही हो जाएगा। देखिए, जो आपका सक्रिय अन्वेषण है,
सक्रिय अन्वेषण जिज्ञासा की स्वाभाविक प्रवृत्ति ज्ञान एकत्र करके प्रक्रिया को संचालित करता है। यह जिज्ञासा बच्चों को सक्रिय अन्वेषण में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। और जो आपका वयस्क है, हम वयस्कों के रूप में ज्ञान संग्रह को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी सक्रिय भागीदारी शामिल होती है, जो कुछ नया सीखने की जिज्ञासा और प्रेरणा से प्रेरित होती है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका। टू हेल्प चिल्ड्रन मेमोराइज द फोन नंबर, अ टीचर सजेस्टेड स्टूडेंट टू डिवाइड 10 डिजिट्स ऑफ फोन नंबर इनटू 3-4 सिमिलर यूनिट्स and then remember this. Then the strategy suggested by the teacher here is called। एक अध्यापिका बच्चों को फोन नंबर रटने के लिए फोन नंबर के 10 अंकों को 3 से 4 अंकों के समूह में बांट कर याद करना चाहती है या सुझाती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई यह रणनीति क्या कहलाएगी? खंडीकरण, कूट लेखन, स्वागीकरण और अनुकूलन। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, खंडीकरण, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक। जो आपकी स्मृति है, स्मृति यानी कि आपकी जो मेमोरी है, जो यादें हैं, स्मृति से तात्पर्य है कि सूचनाओं को बनाए रखने और एक संज्ञानात्मक कार्य करने की आवश्यक समय पर इसे पुनः पेश करने की क्षमता से है। स्मरणकारी स्मृति को बढ़ाने की एक विधि या तकनीक है। मूल रूप से स्मरणकारी के दो व्यापक श्रेणियां हैं। स्मरणकारी की एक श्रेणियां छवियों का उपयोग करती हैं, जबकि दूसरी जानकारी को याद रखने के लिए संगठन के सिद्धांतों का उपयोग करती हैं। संगठन का उपयोग करने वाली स्मरणकारी या सीखी जाने वाली सामग्री के पुनर्गठन के सिद्धांतों को लागू करके जानकारी को सटीक रूप में सीखने और पुनः प्राप्त करने की क्षमता में सुधार करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ लर्निंग शुड बी एम्फेसाइज्ड मोस्ट इन स्कूल्स? यानी कि निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक। और आपको क्वेश्चन को ध्यान पूरा पढ़ना है और समझना है और सही ऑप्शन पर टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन करना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक। देखिए, जो आपका अधिगम है, अधिगम एक सतत प्रक्रिया है और यह हमारे बड़े होने के बाद भी होती रहती है, लेकिन हमारे अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा विद्यालयों में होता है। विद्यालय हमें न केवल वैचारिक अधिगम के लिए मंच प्रदान करते हैं, बल्कि यह नैतिक शिक्षा और समग्र चरित्र विकास का अवसर भी प्रदान करते हैं। अतः यह आवश्यक है कि सही रणनीतियों पर जोर देते हैं। जानना चाहिए कि अन्यथा अधिगम की प्रक्रिया की प्रभावशीलता कम हो जाएगी। यह आवश्यक है कि विभिन्न कौशलों और ज्ञान को प्राप्त करने पर जोर आसपास के लोगों के साथ सहभागिता के माध्यम से दिया जाना चाहिए। छात्रों की ऐसी गतिविधियां दी जानी चाहिए जिनमें कुछ रचनात्मक या सामाजिक गतिविधि का निर्माण करने के लिए प्राकृतिक वातावरण का उपयोग शामिल हो, जिसमें बच्चों को अन्य सांस्कृतिक समूह के जीवों के अनुभव में अंतर्दृष्टि प्राप्त करना शामिल हो सके। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट एग्जाम्पलीफाई a social constructivist approach to facilitate reading among students? यानी कि इनमें से कौन सा युगम सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने को सुसाध्य करते हैं? आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपको ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड सही होगा। परामति विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती हैं। जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं, उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहती हैं। थर्ड है आपका, अरुंधति नए शब्दों का समझने के लिए संदर्भ संबंधित संकेतों के इस्तेमाल पर बल देती हैं। तो आपको कौन सा सही हो गया? सेकंड सही हो गया। ठीक, सेकंड। और कौन सा सही हो गया? थर्ड। तो किस ऑप्शन में सेकंड और थर्ड है? ऑप्शन नंबर थर्ड में। ठीक। सेकंड एंड थर्ड। ठीक। देखिए, जो आपका
संरचनावाद है एक सिद्धांत है जो अधिगम को एक सक्रिय प्रक्रियाओं के रूप में मानता है जिसमें विद्यार्थी पिछले ज्ञान और अनुभव के आधार पर नई अवधारणाओं, विचारों और ज्ञान का निर्माण और आंतरिकरण करते हैं। सामाजिक संरचनावाद वास्तविकता को व्यक्तिगत और साझा शाखाओं में व्याख्याओं को विकसित करने में संस्कृति और संदर्भ की भूमिका पर जोर देता है। यह काफी हद तक प्याजे, वेगोट्स्की, ब्रूनर और बंडूरा के काम से विकसित हुआ है। जो आपका व्यक्तिगत विकास है, व्यक्तिगत विकास के प्रमुख निर्धारक के रूप में संस्कृति पर जोर देता है। माना जाता है कि शिक्षार्थियों को उनके सीखने वाले समुदाय में शामिल किया जाता है और अधिगम को काफी हद तक स्थित या संदर्भ विशिष्ट गतिविधियां माना जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, एज अ टीचर हाउ कैन फैसिलिटेट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज इन योर स्टूडेंट्स। यानी कि एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं। आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना समझना है और सही ऑप्शन पर टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका आंसर हो जाएगा समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक, देखिए जो आपका समस्या समाधान है, समस्या समाधान एक आनुवांशिक क्षमता नहीं है। यह समय के साथ चुनौतियों के निरंतर संपर्क के माध्यम से विकसित होता है। कोई भी व्यक्ति अपने आराम क्षेत्र में रहकर इस क्षमता को विकसित नहीं कर सकता। इसे समय के साथ चुनौतियों का सामना करके विकसित किया गया है। चीजों का विश्लेषण करने की आदत विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। किसी समस्या को हल करने का अर्थ है कि समस्या उत्पन्न करने वाले स्रोत को समाप्त करना, विश्लेषण करके और संभावित कारक के प्रभाव का अनुकरण करके और फिर समस्या के स्रोतों को समाप्त करके या माध्यम के स्रोत पर नियमित जांच को लागू करके समाधान का निष्कर्ष निकाला जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन द फैसिलिटेटिंग ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन को पढ़िए और ध्यानपूर्वक समझिए कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा। आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन के अनुसार बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। 27 है आपका, स्टूडेंट्स आर लाइकली टू एक्सपीरियंस द इमोशन ऑफ डैश व्हेन दे आर एट्रीब्यूट इंटरनल फैक्टर टू एक्सप्लेन देयर सक्सेस एट अ टास्क। अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें डैश की भावना उत्पन्न होगी, शर्म, गुस्सा, गर्व, उत्कृष्टता। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, गर्व, यानी कि प्राइड। ठीक, देखिए जो आपकी भावनाएं हैं यानी कि संवेग शब्द है कि जो आपकी उत्पत्ति हुई है लैटिन शब्द इमूवर से हुई है, जिसका अर्थ है कि उभरी हुई स्थिति है। भावनाओं को व्यक्तिगत रूप से सार्थक स्थिति की प्रतिक्रिया में होने वाले चेतन अनुभव और शरीर विज्ञान में संचित तीव्र परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। आरोपण की प्रक्रिया लोगों के व्यवहार के पीछे की कारणों की एक व्यक्ति की समझ है। आरोपण सिद्धांत इस बात से संबंधित है कि व्यक्ति घटनाओं की व्याख्या कैसे करते हैं और यह उनकी सोच और व्यवहार से कैसे संबंधित है। उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं कि छात्रों में गर्व की भावना का अनुभव होने की संभावना है अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करके और करते हैं और ठहराते हैं। गर्व किसी की अपनी उपलब्धियों से प्राप्ति, गहरी या संतुष्टि की भावना है और यह आत्म जागरूक भावना है जो एक व्यक्ति की अपनी अपेक्षाओं, दूसरों की अपेक्षाओं या सामाजिक मानदंडों को पूरा करने पर प्राप्त होती है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, एट अ प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन यूज ऑफ मल्टी सेंसरी अप्रोच शुड बी इनकरेज बिकॉज। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनी उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि। आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन को पढ़ के बताना है।
कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, या अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक। देखिए जो शिक्षा है, शिक्षा और कौशल विभाग बहुसंवेदी को इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि दृश्य, श्रवण और शारीरिक गतिक तौर तरीके का उपयोग करना, कभी कभी एक ही समय में बच्चे की शेष सभी संवेदी क्षमताओं का उपयोग करने के लिए बहुसंवेदी दृष्टिकोण सर्वोत्तम है। सभी इंद्रियों को बच्चे के लिए शिक्षण के क्षणों का एक हिस्सा बनाना चाहिए। बहुसंवेदी उपागम अधिगम को बढ़ाने के लिए दृश्य जो हम देखते हैं, श्रवण जो हम सुनते हैं, शारीरिक गतिक और इस स्पर्शनीय हम क्या करते हैं, क्या महसूस करते हैं, सहित मानव इंद्रियों को शामिल करने वाले रणनीतियों का उपयोग करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका। दिया गया कि चिल्ड्रन ऑफ often form alternative conception and misconception about various concepts. Which of the following statement is not correct in this context? दिया गया कि बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और ध्यानपूर्वक समझना है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया गया नहीं। जो आपका सही होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं, तो वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और लेकिन जो आपका जो ऑप्शन गलत होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक। तो 29 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक। देखिए जो शिक्षा और कौशल विभाग बहुसंवेदी है। ठीक। और जो आपका मानव मन ईश्वर की एक सुंदर रचना है और दुनिया का सबसे शक्तिशाली उपकरण है। इसमें दुनिया में चीजों को बनाने, नव परिवर्तन करने, बदलने और यहाँ तक कि नष्ट करने की शक्ति है। मन की शक्ति ने मनुष्य को श्रेष्ठ प्रजाति बनने की अनुमति दी है। यह मन का गुण है कि हम अपनी विचार प्रक्रिया को स्वयं बनाने की क्षमता रखते हैं, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह स्पष्ट है कि लोगों के बीच विचारों का टकराव होगा। इससे संकल्पनाओं और भ्रांतियों की विचारधारा पैदा होती है। जो आपका वैकल्पिक संकल्पनाएं हैं उत्पन्न होती हैं क्योंकि एक संकल्पना को विभिन्न पहलुओं से समझाना या समझा जाता है, जबकि गलत संकल्पना एक विचार प्रक्रिया है जो पूरी जानकारी की कमी या सिर्फ अज्ञानता के कारण गलत दिशा में जाती है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, लास्ट क्वेश्चन है 1 जनवरी 2022 का सीडीपी का 30 क्वेश्चन में से आखिरी क्वेश्चन है। दिया गया है कि डैश वेव ऑफ लर्निंग एक्सप्लेन दैट टेंजेबल इनसेंसिटिव एंड रिवॉर्ड मोटिवेट स्टूडेंट्स फॉर लीनिंग, नहीं यहाँ होगा लर्निंग। ठीक। LEARNING, यहाँ पे आप क्या है, मिसप्रिंट है। यहाँ पे क्या होगा, लर्निंग यानी कि अधिगम। ठीक। चलिए देखते हैं निम्न में से अधिगम का कौन सा परिपेक्ष यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है मानवतावादी, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक और सामाजिक सांस्कृतिक। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, व्यवहारात्मक। ठीक। यानी कि बिहेवियरल, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, व्यवहारात्मक। देखिए हम भी सचेत रूप से या अनजाने में सीखने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं कि अधिगम एक सतत प्रक्रिया है जो हमने अपने वातावरण में क्षमता और कार्य करने की क्षमता विकसित करने में मदद करती है। हम अधिगम की प्रक्रिया के माध्यम में ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण प्राप्त करते हैं और योग्यता और अनुप्रयोग करने की क्षमता विकसित करते हैं। जो हमने एक स्थिति में सीखा है उसे अन्य समान स्थितियों में लागू करते हैं। मानव अधिगम के सिद्धांतों को 4 व्यापक दृष्टिकोण में बांटा जा सकता है। ये निम्नलिखित है। जो आपका क्या है, व्यवहारवाद, देखने योग्य व्यवहार पर ध्यान देना। संज्ञानात्मकवाद, विशुद्ध रूप से एक मानसिक स्नायविक प्रक्रिया के रूप में अधिगम। मानवतावादी, भावनाएं प्रभावित होती हैं कि और अधिगम में भूमिका निभाती हैं।
जो आपका सामाजिक है, मानव समूह गतिविधियों में बेहतर सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे 1 जनवरी 2022 के पेपर 1 के सीडीपी के 30 क्वेश्चंस, सीडीपी के 30 क्वेश्चंस यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं सक्सेसफुली। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, डिस्कशन पूरा पसंद आया होगा। इस क्वेश्चन पेपर को हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है और यह पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाता है, जो लोग टीचिंग से रिलेटेड टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे, बहुत ही मददगार रहे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो पसंद आया हो तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सके। दिस वाज द निखिल कुशवाहा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियोस। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम का नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझेंगे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर द सीटेट जुलाई 2023 एग्जाम। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।